हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम अक्टूबर क्रोनोलॉजी को इस एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट कर लेंगे और हैंडराइटिंग नोट्स बनाए हुए हैं दोस्तों, बहुत ही सरल और सुस्पष्ट तरीके से मैंने बनाए हैं। और आपको इस एक वीडियो में 1 महीने का जीके है वो अगर आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस 1 घंटे में 1 महीने का पूरा जीके है वो याद भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार आज देखना है और एक एग्ज़ाम वाले दिन जैसे आप बस में ट्रेन में कैसे भी सफ़र करते हैं तो आप ईयरफोन लगाओ और इसको एक बार तुरंत मतलब सुनकर चले जाना ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस क्रोनोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली दोस्तों 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो आप इस मतलब वीडियो को ध्यान से सुने और एक बार फिर रिवीजन कर लें ताकि आपका आने वाले 2 क्वेश्चन है वो एकदम सही हो। अब दोस्तों, इसमें विशेष आकर्षण ये मैंने क्रोनोलॉजी की फ़ोटो ली है ऊपर वाले पेज की, तो इसमें 2 टॉपिक हैं वो आपको मतलब अंदर नहीं मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो है कि हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण वो भारत ने किया है। हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन, ये दोस्तों आप याद कर लें कि कौन से नए इंजन की सफल परीक्षण भारत ने अभी किया है, तो हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन। और एक है स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का, ड्रोन का नाम है अभ्यास। आप क्वेश्चन कैसे आएगा कि अभ्यास क्या है, तो ये है ड्रोन का नाम। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का वो सफल परीक्षण किया गया है। ये मतलब चीन के साथ जो तनातनी चल रही है इस टाइम, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ड्रोन का निर्माण वो किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो आपको ड्रोन का नाम है अभ्यास। शायद ये पहले वाली क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन आया था, मैंने करवा रखा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख लें हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन और ड्रोन अभ्यास। बाकी सब मैटर है वो आपको अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, हैंडराइटिंग नोट्स हैं, आपको राइटिंग शायद समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो भी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आप वो सुन के भी समझ सकते हैं, राइटिंग वैसे समझ में आ जाएगी शायद। और ऐसे ही दोस्तों 2 महीने की क्रोनोलॉजी मैंने कंप्लीट करवा दी है, अगस्त और सितंबर की। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हैंडराइटिंग नोट्स क्रोनोलॉजी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो टाइम पत्रिका, आप सबको पता है कि बहुत ही प्रतिष्ठित ये पत्रिका है। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें नरेंद्र मोदी हैं वो चौथी बार शामिल हुए हैं। 2020 में नरेंद्र मोदी चौथी बार शामिल हुए हैं। और इससे पहले कौन कौन से? 2014 में इनको शामिल किया था, 15 में किया था और 17 में किया था, और 2020 में भी इनको शामिल किया है। क्यों किया है? क्योंकि 2019 में इनको लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली थी और लगातार दूसरी बार है वो पूर्ण बहुमत की बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। इसलिए टाइम पत्रिका ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जारी मतलब स्थान दिया है नरेंद्र मोदी जी को। अब बात करते हैं कि भारतीय लोगों में और कौन कौन था 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में। तो भारतीय लोगों में आयुष्मान खुराना अभिनेता हैं, मतलब आप सबको पता होगा कि इनकी जो 3 से 4 फिल्में लगातार हिट रही थी, इसलिए आयुष्मान खुराना को भी इसमें स्थान मिला है। इसके अलावा एक है रविंद्र गुप्ता, HIV पर शोध करने के कारण इनको स्थान दिया गया है, रविंद्र गुप्ता को। एक है बिल्किस दादी, ये शाहीन बाग धरने में शामिल हुई थी दोस्तों। शाहीन बाग धरने आपको याद होगा, CAA के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था कोरोना से पहले, तो उसमें बिल्किस दादी शामिल हुई थी। इनको भी 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जारी मतलब स्थान दिया है। और एक है सुंदर पिचई, आप सब जानते होंगे इस नाम को। सुंदर पिचई हैं, वो भारतीय मूल के हैं, कर्नाटक से, शायद कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, तो इनको भी स्थान मिला है। ये भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं और गूगल के CEO हैं। तो ये सब चीज़ थी टाइम पत्रिका की। अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इन 4-5 मतलब व्यक्तियों का संबंध है वो भारत से था। एक तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चौथी बार शामिल हुए हैं। एक आयुष्मान खुराना अभिनेता से, रविंद्र गुप्ता हैं वो HIV पर शोध करने के कारण, और एक है बिल्किस दादी जो शाहीन बाग धरने में शामिल हुई थी, और है सुंदर पिचई भारतीय मूल के गूगल के CEO। अब बात करते हैं दोस्तों, इजराइल, UAE और बहरीन के मध्य समझौता हुआ है, शांति समझौता। आप सब पता होगा कि इजराइल है वो एक छोटा सा देश है खाड़ी देशों में, और इसके चारों ओर दुश्मन है, मतलब किसी और देश से बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि फ़िलिस्तीन और इजराइल में यहूदियों और इसमें मतलब हमेशा तनाव रहता है। इस कारण किसी भी देश से इजराइल की बनती ही नहीं है। लेकिन हमने जाना था लास्ट क्रोनोलॉजी में कि UAE के साथ इन्होंने समझौता किया था लास्ट महीने में, और इस मतलब सितंबर महीने में है वो तीनों के साथ समझौता हुआ है, और अगस्त महीने में इजराइल और UAE के मध्य शांति समझौता हुआ था। तो दोस्तों ये सब संधि है वो अमेरिका के वाशिंगटन शहर में इनमें मतलब हस्ताक्षर हुआ है, और इस संधि को नाम दिया है अब्राहम संधि। दोस्तों
बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। अब्राहम संधि, अब्राहम संधि में कौन कौन देश शामिल हैं? इजराइल शामिल है, यूएई शामिल है, बहरीन शामिल है। और दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि यूएई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आएगा। बहुत ज़्यादा काम मतलब हर महीने में ये न्यूज़ में रहता है क्या क्या इंपॉर्टेंट काम इसने अब तक किए हैं। एक तो इसमें आईपीएल का आयोजन हो रहा है, फिर यूएई की राजधानी है अबू धाबी, इसने परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने में मतलब पहला खाड़ी देश है, अपना मंगल मिशन होप है वो भी इसने भेजा है। तो ये सब 3-4 चीज़ें इसने की हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन बनता है इसे आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में। और एक ये शांति मतलब अब्राहम संधि इसका नाम दिया, और इसमें इजराइल, यूएई और बहरीन तीनों देशों के मध्य संधि हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोग से मतलब ये संधि अमेरिका के वाशिंगटन में हस्ताक्षर हुए थे। और इस संधि के तहत उच्चायुक्तों की नियुक्तियां होंगी इजराइल के अंतर्गत। यूएई और बहरीन का मतलब उच्चायुक्तों की नियुक्तियां करेगा इजराइल देश के अंदर। और इजराइल और बहरीन के मध्य शांति समझौता दोस्तों 11 सितंबर 2020 को हुआ था। ऐसे ही समझौता इजराइल और यूएई के मध्य अगस्त में हुआ था, वो आपको डेट ध्यान में रखनी है, मतलब डेट वाला शायद ही क्वेश्चन है लेकिन आपको मंथ ध्यान में रखना है कि अगस्त में होता है यूएई के मध्य, और इजराइल और बहरीन के हुआ था समझौता सितंबर में। और तीनों के मध्य एक अब्राहम संधि हुई है, वो हुई है 15 सितंबर 2020 को। अब बात करते हैं कि आगे भारत है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति पर आयोग का सदस्य बना है, और भारत आगे आने वाले 4 वर्ष तक इसका सदस्य रहेगा। तो क्या है दोस्तों कि भारत है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, मतलब ECOSOC इसका शॉर्ट नेम है। ECO का हो जाएगा इकोनॉमिक, सामाजिक हो जाएगा सोशल, और परिषद होता है काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का महिला स्थिति पर ये आयोग है, इसका सदस्य बनाया भारत को। ये आगे आने वाले 4 वर्षों 2021 से 2025 तक इसका सदस्य रहेगा। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। तो दोस्तों ये इसका 13वां संस्करण है। अब वर्तमान समय में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं कि मतलब कुल देश आता है कि 131 देशों में भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया है, या फिर 132 देशों में भारत को 49वां स्थान मिला है। तो इस प्रकार से मतलब सही और गलत वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा आता है, आपको सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, लेकिन हाँ सही और गलत वाले 4 कथन दे देगा कि भारत ने इस बार मतलब पॉजिटिव वृद्धि की है या फिर ऋणात्मक वृद्धि की है। तो आप सब ये चीज़ ध्यान में रखें कि भारत का वो स्कोर है वो तो है 35.59, और भारत को 2019 में 52वां स्थान मिला था, इसलिए 4 अंकों का सुधार करके भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। और कुल 131 देशों की ये रैंकिंग थी वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है स्वीडन, और तीसरे पे है यूएसए मतलब अमेरिका। और 131वां स्थान है यमन को मिला है, और 130वां मिला है गिनी को, और भारत का है 48वां। अब बात करते हैं दोस्तों बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2020। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसमें 3-4 आपको मतलब रटने वाली चीज़ है कि बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2020 के ये जारी हुई है। तो इसमें विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर है वो दोस्तों 93 है। 1990 में ये बात हो रही है दोस्तों 1990 कि 1990 में 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर आप सबको पता है कि 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है, वो 93 थी। मतलब 1000 से 93 बच्चे हैं वो ख़त्म हो जाते थे 5 वर्ष से कम आयु के। लेकिन 2019 में ये सुधर कर कहाँ पहुँच गई 38 में। ये तो बात हुई दोस्तों विश्व की। अब क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना वो भारत से आने की संभावना है। तो हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है कि 1990 में बाल मृत्यु दर है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की 126 थी, भारत में 126 थी, और 2019 में 34 रह गई है। मतलब विश्व की से कम है, मतलब विश्व की औसत मृत्यु दर है 38, लेकिन भारत की मृत्यु दर है 34। मतलब विश्व में भारत की स्थिति औसत से थोड़ी अच्छी है। शिशु मृत्यु दर दोस्तों, शिशु मृत्यु दर है कि जीवित 1000 जीवित जन्मों में मरने वाले बच्चों की संख्या 89 थी 1990 में, और 2019 में 28 रह गई है। इसी प्रकार हम लड़कों की बात करें और लड़कियों की अलग अलग बात करें तो लड़कों की है 34 2019 में मृत्यु दर, और 1990 में थी 122, और लड़कियों की बाल मृत्यु दर है 131, और 2019 में है 35। तो दोस्तों इसमें याद क्या करना है, अब बात करते हैं याद करने की। तो दोस्तों याद ये रखना है कि लड़कियों की बाल मृत्यु दर में ज़्यादा मतलब धनात्मक वृद्धि हुई है लड़कों की अपेक्षा, क्योंकि उसमें 131 में 35वां स्थान है लड़कियों का, और लड़कों का है 122 से 34। 1990 में 122वीं मतलब 122 है वो मृत्यु दर थी। मतलब 1000 जीवित जन्म में जो बच्चे लेते थे उसमें से 122 की मृत्यु हो जाती थी किसी भी रोग के कारण या किसी भी वजह से। लेकिन 2019 में मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण
वो घटकर 34 रह गई है, लड़कियों की 35 है और टोटल है वो 34 है। अब ये आप याद रख लेना, मतलब भारत की है 34, लड़कों की भी 34 और लड़कियों की है एक ज़्यादा 35, क्योंकि भ्रूण हत्या ज़्यादा होती है। इस प्रकार आप मतलब किसी भी प्रकार से रिलेटेड करके आप याद रख लेना कि भ्रूण हत्या ज़्यादा लड़कियों की होती है, इसलिए लड़कियों की एक ज़्यादा है 35। लेकिन बाल मृत्यु दर और भ्रूण हत्या में कोई संबंध नहीं है दोस्तों, लेकिन ये मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, इसलिए आप इसमें ज़्यादा मतलब दिमाग ना लगाएं, सिर्फ याद करना है आपको। फिर है दोस्तों, भारत और रूस के मध्य AK-203 राइफल के निर्माण को समझौता हुआ है। निर्माण को लेकर समझौता हुआ है AK-203 राइफल, और इस AK-203 राइफल के मतलब एक राइफल की कीमत है वो $1100 होगी। $1100 इसकी कीमत होगी एक राइफल की। मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? यूपी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेक इन इंडिया के तहत भारत और रूस के मध्य एक समझौता हुआ है AK-203 राइफल के निर्माण को लेकर। दोस्तों, भारतीय सेना को वर्तमान समय में 7.70 लाख राइफलों की ज़रूरत है। इसमें से 1 लाख राइफलों का तो आयात किया जाएगा रूस से, और बाकी की जैसे 6.70 लाख राइफलें बचती हैं उसका निर्माण है वो मेक इन इंडिया के तहत यूपी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही किया जाएगा। और ये वर्तमान समय में जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है राइफल, असोल्ट राइफल, उसका स्थान लेगी। असोल्ट राइफल का स्थान है वो इसका मतलब ये लेगी। तो ये बात हो गई दोस्तों भारत और रूस के मध्य AK-203 राइफलों के लेकर कि इसका निर्माण वो यूपी की कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत निर्माण होगा। 1 लाख है वो आयात की जाएंगी, बाकी की 6.70 लाख है इसका निर्माण भारत में ही होगा। और ये वर्तमान समय में इस्तेमाल की जाने वाली असोल्ट राइफल का स्थान लेंगी। फिर आती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन के, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का, और तीसरा स्थान है हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का। तो आपको पहला स्थान ध्यान में रखना है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का, और दूसरा स्टैनफोर्ड अमेरिका, और तीसरा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की। अब बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला स्थान किसका मिला है। तो दोस्तों, विश्व के ऊपर हम मतलब बात करें तो विश्व के अंदर 300 तक भारत का एक भी इंस्टीट्यूट या एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है टॉप 300 में। सबसे पहली यूनिवर्सिटी आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसका स्थान है वो 301 से 350 के ग्रुप के अंदर है, मतलब 301 से ऊपर और 350 के बीच इसका स्थान मिला है, और भारत में ये पहला नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये आप ध्यान में रखना कि भारत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन मतलब भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और विश्व के अंतर्गत अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका स्थान है वो 301 से 350 के ग्रुप में है। फिर बात करें IIT रोपड़ है वो 351 से 400 के ग्रुप में है। IIT इंदौर है वो 401 से 500 के मध्य है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो 601 से 800 के ग्रुप में है। तो ये टॉप 4 यूनिवर्सिटी हैं भारत की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को पहला स्थान, IIT रोपड़ वो दूसरा, IIT इंदौर है वो तीसरा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो चौथे स्थान पर रही है। अब दोस्तों कन्फ्यूज़ क्या होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि IIT रोपड़ और IIT इंदौर वो पहली बार शामिल हुई हैं। इससे पहले जैसे कानपुर वाली का या इस IIT का नाम आता था, लेकिन आपको ध्यान में रखना है पहला स्थान है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और दूसरा IIT रोपड़, तीसरा IIT इंदौर, और चौथा है BHU का। अब बात करते हैं दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक 2020, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो दोस्तों ये 174 देशों में बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर यह रैंकिंग है। मानव पूंजी सूचकांक है उसमें 174 देश टोटल शामिल हैं, जिसमें से भारत की रैंकिंग है वो 116 है। ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 116वीं रैंक है भारत की, और भारत का स्कोर है वो 0.49 है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि भारत की रैंक कौन सी है, तो 116 है। पहले स्थान की बात करें तो हम सिंगापुर है, दूसरे पे हांगकांग चीन का है, और तीसरे पे है जापान, और भारत की रैंकिंग है 116। और 174 या लास्ट रैंकिंग है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन की मिली है। दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि लास्ट रैंकिंग में लगभग आप मतलब बाकी सूचकांकों की बात करेंगे तो या तो आपको अफगानिस्तान मिलता है, या फिर सीरिया, या फिर नाइजर, अफ्रीकी है देश है नाइजर, वो मिलता है। लेकिन इसमें अलग देश है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। 174वीं रैंकिंग है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन को मिली है। पहला स्थान है सिंगापुर का, और भारत की रैंकिंग है 116वीं। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में रैंकिंग है किस लिए दी जाती है, ये बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पर यह रैंकिंग दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत और जापान के मध्य रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता हुआ है, और इस समझौते का शीर्षक क्या रखा है, म्यूचुअल
लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट MLSA के इसका शीर्षक रखा है। भारत व जापान के मध्य रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ये समझौता हुआ है। शीर्षक है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट। फिर अब भारत इस तरह का समझौता पहले अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर से कर चुका है। अब दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन से देश के साथ भारत ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने का समझौता नहीं किया है। इसमें ऑप्शन दे देगा, जैसे अमेरिका, फ्रांस और ये जापान के साथ वर्तमान में किया जापान, और चौथा देश जैसे ऑस्ट्रेलिया दे दिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता नहीं हुआ है। अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर और जापान के साथ चौथा देश है इस प्रकार का समझौता करने वाला, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट। फिर आता है विश्व में चीन की नौसेना है वो दोस्तों सबसे बड़ी नौसेना है, वो बन चुकी है। चीन की नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है, और ये दोस्तों पेंटागन अमेरिका की एक कोई रिपोर्ट थी, उसके अनुसार ये बताया गया है कि चीन की नौसेना वो विश्व की चौथी मतलब सबसे बड़ी नौसेना है, चौथी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। और दोस्तों एक छोटा सा फैक्ट ये भी है कि भारत ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की सहायता दी है। इससे पहले वाली क्रोनोलॉजी में हमने मतलब ये देखा था कि अफ्रीकी देश थे एंटीगुआ, और उनको भी सहायता दी थी भारत ने, और अब मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की सहायता दी है। अब दोस्तों इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले टाइम पत्रिका की बात की थी, उसमें भारत के नरेंद्र मोदी को स्थान मिला चौथी बार, और आयुष्मान खुराना, रविंद्र गुप्ता, बिल्किस दादी और सुंदर पिचई, ये 5 लोग थे भारत के मूल के। फिर बात करें अब्राहम संधि या अब्राहम समझौता, ये इजराइल, यूएई और बहरीन के मध्य हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाशिंगटन में किया गया था। इसके तहत उच्चायुक्तों की नियुक्ति होगी। फिर बात करते हैं भारत है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो महिला स्थिति पर कोई आयोग है उसका सदस्य बना है, 4 वर्ष सदस्य रहेगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है वो 48 हुआ है। 4 अंकों की रैंकिंग में सुधार हुआ था, कुल देश 131 थे, पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला था। फिर अब बाल मृत्यु दर के स्तर में और ये रिपोर्ट आई थी, इसमें विश्व में 1990 में 93 मृत्यु दर थी, 2019 में 38 रह गई, लेकिन भारत की स्थिति में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। और 1990 में बाल मृत्यु दर 126 थी, और 2019 में बाल मृत्यु दर वो 34 रह गई। अब दोस्तों क्वेश्चन आपको 2019 वाला ही पूछेगा, 1990 से कोई लेना देना नहीं है। तो भारत की बाल मृत्यु दर वो 34 है, शिशु मृत्यु दर है 28 है, और लड़कों की 34 और लड़कियों की एक ज़्यादा है 35। फिर AK 203 राइफल का निर्माण होगा, वो यूपी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा। भारत और रूस के मध्य मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण होगा, और वर्तमान समय में यूज होने वाली असोल्ट राइफल का ये स्थान लेगी। फिर अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान ऑक्सफोर्ड को मिला है, स्टैनफोर्ड को दूसरा और हार्वर्ड को तीसरा। और बात करें भारत की, तो भारत की टॉप 300 में कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। पहली यूनिवर्सिटी आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जिसको 301 से 350 के मध्य विश्व में रैंकिंग मिली है, और भारत में इसका स्थान है पहला। फिर दूसरा आता है IIT रोपड़, तीसरा IIT इंदौर, और चौथा आता है BHU का। फिर हम मानव पूंजी सूचकांक, जिसमें 174 देश शामिल थे, जिसमें पहला स्थान सिंगापुर का, और अंतिम स्थान है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन का है, और भारत का स्थान है वो 116वां है। फिर बात करते हैं भारत और जापान के मध्य रक्षा सहयोग को मजबूत करने का समझौता हुआ है। ये भारत के साथ जो रक्षा सहयोग को मजबूत करने का समझौता चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर ये समझौता कर चुके हैं। चीन की नौसेना विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है, ये पेंटागन की एक रिपोर्ट थी। भारत ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की सहायता दी है। तो ये दोस्तों 1-2 मिनट में हमने पूरा रिविजन कर लिया, ताकि मतलब याद रख सकें। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमारा पूरा हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की। ये छोटे छोटे हैं दोस्तों, कुछ ज़्यादा खास नहीं आया है आगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और आप सबको पता होगा कि एक चरण का चुनाव तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी के चरण है वो अभी शायद कल या परसों में एक दूसरा चरण है, फिर एक तीसरा चरण और होगा। तो टोटल 3 चरणों में। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि कुल 243 सीटें हैं, वहाँ पे विधानसभा की सीटें 243 हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा 3 चरणों में चुनाव होंगे, कुल सीट है 243। SC की सीटें 38 और ST की सीट है वहाँ पे 2। मतदान है वो सुबह 7 से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। 1 घंटे का समय कोविड के कारण बढ़ाया गया है। फिर बात करते हैं केरल के अंतर्गत दोस्तों देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क स्थापित करने की योजना है। देश का पहला चिकित्सकीय उपकरण पार्क स्थापित करने की योजना है केरल के अंतर्गत। फिर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दोस्तों ये एक नई योजना है, मत्स्य संपदा योजना। 10 सितंबर 2020 को ये शुरू हुई। 10 सितंबर 2020 को मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है ये, और इसका प्रमुख लक्ष्य है मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दुगुना करना। 2020-21 से 2024-25 तक ये लागू होगी, मतलब 4 सालों तक
2020 से शुरू और 2024-25 तक ये लागू रहेगी। मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य है। किसका? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को ये शुरू हुई। अब बात करते हैं ई गोपाला ऐप। ये दोनों साथ में लॉन्च हुए थे दोस्तों। ई गोपाला ऐप है वो किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल है। तो ई गोपाला ऐप क्या है? किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल है। अब बात करते हैं राज्य स्टार्टअप रैंकिंग की। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसमें राजस्थान के संबंध में आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान है वो कौन से में ग्रुप में शामिल हुआ। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, स्टार्टअप रैंकिंग है दोस्तों, स्टार्टअप रैंकिंग 2019, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो गुजरात का था। उत्तम प्रदर्शन था कर्नाटक और केरल का। और राजस्थान है वो अग्रणी देशों में अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा के साथ राजस्थान को ये देखिए शामिल किया गया है अग्रणी राज्यों में। आपको आगे वाले से कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो गुजरात का था और राजस्थान है वो अग्रणी राज्यों में शामिल था राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में। अब बात करते हैं अमूल की। अमूल है दोस्तों वो विश्व की शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है। तो अमूल विश्व की शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है और भारत में विश्व का 21% दूध का उत्पादन होता है। मतलब टोटल पूरे विश्व में अगर 100 लीटर दूध उत्पादित होता है तो उसमें से 21 लीटर दूध का उत्पादन है वो भारत में किया जा रहा है। और दोस्तों एक ये चीज़ भी फैक्ट है कि भारत में दूध का उत्पादन है वो 5% की दर से बढ़ रहा है। मतलब सालाना 5% की दर से भारत में दूध का उत्पादन है वो बढ़ रहा है और विश्व में 1.5% का मतलब बढ़ोतरी हो रही है। तो विश्व से ज़्यादा प्रतिशत की मात्रा में दूध का उत्पादन है वो भारत में बढ़ रहा है। अब बात करते हैं वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की। तो इसमें दोस्तों भारत की रैंकिंग है वो 105 है और इसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से भारत है वो मतलब ऋणात्मक तरफ गया है, क्योंकि 2019 में भारत का स्थान था वो 79वां था और 26 अंकों की ऋणात्मक वृद्धि के साथ है वो भारत 105वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये हमने बात की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की। भारत का स्थान है वो 105वां है। 2019 में स्थान था वो 79वां था, 26 अंकों की ऋणात्मक वृद्धि। इसमें पहला स्थान की बात करें तो हांगकांग का है, दूसरा सिंगापुर का है और कुल देश थे दोस्तों 162 देश में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 105 है। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक वाला क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम रहती है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। भारत की रैंकिंग 105वीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैश्विक नवाचार सूचकांक वाला था जिसमें भारत की रैंकिंग थी 48वीं। अब बात करते हैं देश की दूसरी किसान रेल है दोस्तों, वो भी शुरू हो चुकी है। आप सबको पता होगा कि अगस्त के महीने में पहली किसान रेल शुरू हुई थी और सितंबर में दूसरी किसान रेल, और ये दक्षिण भारत की पहली है। मतलब देश की तो दूसरी किसान रेल और दक्षिण भारत की है पहली। ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक आएगी। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक, क्योंकि अनंतपुर में बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक देश की दूसरी किसान रेल है वो अपना सफ़र तय करेगी। इससे पहले बात करें पहली किसान रेल की, आपको याद भी होगा कि पहली किसान रेल है वो देवलाली से दानापुर तक मतलब जाएगी। देवलाली नासिक से है, नासिक महाराष्ट्र, देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। अब दोस्तों यहाँ से मतलब ज़्यादातर आप सबको पता होगा कि नासिक में प्याज बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है, इसलिए ये किसान रेल है वो भारत मतलब किसानों को हित में देखते हुए बनाई गई है कि इसमें फ्रीजर की व्यवस्था होगी ताकि सब्जियों का सड़ा गलना वो कम हो सके। तो पहली किसान रेल है वो देवलाली से दानापुर और दूसरी किसान रेल है वो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान परिदृश्य की। पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में। कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा सा है राष्ट्रीय परिदृश्य। बिहार में चुनाव हैं, 3 चरण में, कुल 243 सीटें, एससी की 38 हैं और एसटी की 2 हैं। केरल में पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क स्थापित करने की योजना है। प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना शुरू की है 10 सितंबर 2020 को। मत्स्य पालन के सतत विकास पर यह केंद्रित है। मछुआरों की आय या मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य है। फिर है ई गोपाला ऐप जो किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार है। फिर है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग जिसमें राजस्थान है वो अग्रणी राज्यों में शामिल है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो गुजरात राज्य का था। फिर है अमूल है वो विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है और भारत में विश्व का 21% दूध है वो उत्पादित होता है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है वो 105 है और टोटल देश 162 थे। देश की दूसरी किसान रेल है वो अनंतपुर से आदर्श नगर दिल्ली तक आएगी। पहली है वो देवलाली से दानापुर। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान परिदृश्य की।
तो इसमें सबसे पहला फैक्ट है वो जयपुर में पीएम मोदी ने पत्रिका गेट का मतलब उद्घाटन किया है। जयपुर में पीएम मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है, और पत्रिका गेट से आप समझ गए होंगे, राजस्थान पत्रिका ने इसका मतलब निर्माण किया है पत्रिका गेट का, तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। फिर बात करें, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब आने वाला आपको दिख रहा होगा कि जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू, इन तीनों में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 716 मिलियन टन के भंडार मिले हैं। ओहो, बहुत बड़ी मात्रा है दोस्तों, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 716 मिलियन टन। अब एक टन में 40 क्विंटल होते हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि 716 मिलियन टन बहुत बड़ी मात्रा होती है। और जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू में ये मिले हैं सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, 716 मिलियन टन भंडार। राजस्थान देश में खनिज उत्पादन मूल्य की बात हो रही है दोस्तों, खनिज उत्पादन मूल्य में 20.6% हिस्सेदारी रखता है। राजस्थान की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार कहाँ मिले हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, करंट का चीज़ है, करंट टॉपिक में 100% आप लिख के ले लें कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो आगे आने वाले टाइम में, जैसे राजस्थान पुलिस को ध्यान में रखकर ये वीडियो है, अब तो उसकी एग्जाम है, लेकिन पटवारी तक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार हैं जैसलमेर में, नागौर में और झुंझुनू में। फिर है कन्या वाटिका। तो दोस्तों कन्या वाटिका है वो जयपुर के मानसरोवर के टेक्नोलॉजी पार्क में अभी इसका शुभारंभ किया गया है, कन्या वाटिका का। फिर है राजस्थान में पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का ई लोकार्पण मुख्यमंत्री गहलोत ने 23 सितंबर को किया था। जयपुर के परकोटे में मेट्रो फेज 1B के तहत मतलब भूमिगत मेट्रो ट्रेन बनाई गई है, चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि पहली भूमिगत ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी। चांदपोल से छोटी चौपड़ आ जाएगा, चांदपोल से बड़ी चौपड़ आ जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है चांदपोल से बड़ी चौपड़, क्योंकि भूमि के अंदर मेट्रो ट्रेन चलाना बड़ी बात है ना दोस्तों। ऐसे आप ट्रिक के साथ याद कर लें ताकि कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि भूमि के अंदर, बाहर तो हर कोई चला सकता है, लेकिन भूमि के अंदर मेट्रो ट्रेन चलाना बड़ी बात है। इसलिए चांदपोल से बड़ी चौपड़ 2.12 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, और इसका शिलान्यास है वो 2013 में पीएम मनमोहन सिंह ने किया था। और अब ये शुभारंभ हुआ है, मतलब अब ये चलने लगी है। जयपुर के मानसरोवर के टेक्नोलॉजी पार्क में तो कन्या वाटिका का निर्माण हुआ है, और पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन है वो 23 सितंबर को इसका शुभारंभ कर दिया है। जयपुर के परकोटे में मेट्रो फेज 1B के तहत चांदपोल से बड़ी चौपड़, आपको याद में रखना है चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक ये चलेगी, और इसका शिलान्यास 2013 में। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भूमिगत ट्रेन है वो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जाएगी। फिर राज्य में 4 चरणों में 3848 ग्राम पंचायतों के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दोस्तों आपको चुनाव आयुक्त पूछ ले तो ये है प्रेम सिंह मेहरा, PS मेहरा, मतलब प्रेम सिंह मेहरा है वो चुनाव आयुक्त हैं राजस्थान के, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। फिर है 27वें मथुरादास माथुर पुरस्कार। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें यह आता है कि इसका संबंध किससे है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मथुरादास माथुर अवार्ड है वो क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है, क्रिकेट से संबंधित है। तो मथुरादास माथुर अवार्ड का संबंध है क्रिकेट से। सीनियर वर्ग में अशोक मनेरिया को मिला है, उदयपुर के हैं। सीनियर वर्ग में अशोक मनारिया उदयपुर के हैं, और जूनियर वर्ग में हितेश पटेल उदयपुर के हैं। और सब जूनियर वर्ग में साहिल को मिला है, साहिल भास्कर सब जूनियर वर्ग, हितेश पटेल जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग में अशोक मनेरिया। और दोस्तों अशोक मनेरिया वो 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं राजस्थान में। मथुरादास माथुर पुरस्कार वो 3 बार जीतने वाले अशोक मनेरिया पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक मनेरिया का संबंध कौन से जिले से है, तो उदयपुर से है, और इन्होंने सीनियर वर्ग में मथुरादास माथुर पुरस्कार जीता है। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है पथरेडी। तो दोस्तों पथरेडी गांव है वो भिवाड़ी अलवर में है। भिवाड़ी अलवर में पथरेडी गांव में दोस्तों प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन इसमें पथरेडी गांव में किया है, और यहाँ पर मंगलयान 2 के पार्ट्स बनाए जाएंगे। मंगलयान 2 के पार्ट्स बनाए जाएंगे पथरेडी गाँव में, भिवाड़ी अलवर में प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन हुआ है, और इसमें मंगलयान 2 के पार्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब बात करते हैं दोस्तों पुरस्कार और सम्मान की, लेकिन इससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के अंतर्गत पूरा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, राजस्थान के परिदृश्य में एक पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं, जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू। और दोस्तों कन्या वाटिका का उद्घाटन किया मानसरोवर के टेक्नोलॉजी पार्क में। पहली भूमिगत ट्रेन है वो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चलेगी। राजस्थान में 4 चरणों में ग्राम पंचायतों के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा। ये दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, चुनाव तो हो चुके हैं ये।
चुनाव आयुक्त इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयुक्त पूछा जा सकता है। प्रेम सिंह मेहरा है, मुत्रदास माथुर अवार्ड क्रिकेट से संबंधित है और अशोक मनेरिया को 3 बार दिया जा चुका है। हितेश पटेल है जूनियर वर्ग में, सब जूनियर वर्ग में है साहिल भास्कर। फिर अब पथरेड़ी गांव, यहाँ पे मंगलयान 2 के पार्ट्स बनाए जाएंगे, प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों पुरस्कार एवं सम्मान की। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 आप सबको पता होगा कि 5 सितंबर 2020 को ये दिए जाते हैं और इस बार 47 शिक्षकों को ये दिए गए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 47 शिक्षकों को दिए गए ये 5 सितंबर 2020 को। किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये दोस्तों मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। फिर एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 विकास खन्ना को दिया है। दोस्तों इन्होंने मतलब कोविड-19 के जो लॉकडाउन का समय था उसमें गरीबों तक खाना पहुंचाने में मदद की थी विकास खन्ना, इसलिए इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है दोस्तों जो अमेरिका के अंदर रहकर वहाँ से भारत की सहायता करते हैं, भारत के लोगों की सहायता करते हैं, इसलिए उन व्यक्तियों को एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल मिला है विकास खन्ना को। फिर है दोस्तों एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2019 सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, सर डेविड एटनबरो। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड तो है विकास खन्ना को, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार है सर डेविड एटनबरो को। अब बात करते हैं खेल परिदृश्य की। तो दोस्तों अमेरिका ओपन आप सबको पता होगा कि साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं उसमें से इस बार 2 ही आयोजित हुए, पहला हुआ था और लास्ट का हुआ था। बीच वाले 2 फ्रेंच ओपन और विंबलडन नहीं हुआ था कोरोना के कारण। तो अमेरिका ओपन 2020 है वो चौथा ग्रैंड स्लैम है। और इसकी दोस्तों एक ट्रिक है अफवाह, मतलब सबसे पहले ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बी से हो जाएगा फ्रांस, फिर आता है विंबलडन और लास्ट में आता है अमेरिकी ओपन। तो दोस्तों इसमें पुरुष वर्ग में विजेता है डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के हैं और उपविजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये भी जर्मनी के हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है विजेता, क्योंकि विजेताओं को ही याद रखा जाता है और उससे ही क्वेश्चन आता है। तो पुरुष वर्ग में है डोमिनिक थियम और उपविजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और महिला वर्ग की बात करें तो विजेता है नाओमी ओसाका जापान की है। तो दोस्तों हमने बात की विजेता की, विजेता है नाओमी ओसाका जापान की और उपविजेता है विक्टोरिया अंजारेका बेलारूस की। तो पुरुष वर्ग में विजेता है डोमिनिक थियम और महिला में है नाओमी ओसाका जापान की। और उपविजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के पुरुष वर्ग में और उपविजेता महिला में है विक्टोरिया अंजारेका बेलारूस में। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत का कौन इसमें हिस्सा लेने गए थे। तो भारत के थे सुमित नागल, दूसरे दौर में हार गए थे थियम से। यही थियम है दोस्तों जो जिसने मतलब लास्ट में ये ग्रैंड स्लैम जीता था, डोमिनिक थियम से भारत के सुमित नागल दूसरे दौर में हार गए थे। और ये दोस्तों दूसरे दौर में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको शामिल किया सुमित नागल। फिर है नियुक्तियों की बात करें तो नियुक्तियां दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह वो राज्यसभा के उपसभापति बनाए गए हैं वापिस। इसका कार्यकाल है वो मतलब अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन इनको वापस से राज्यसभा के उपसभापति पद पर नियुक्त किया गया है हरिवंश नारायण सिंह। परेश रावल को एनएसडी का अध्यक्ष बनाया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बनाए हैं परेश रावल को। फिर बात करते हैं दोस्तों वीके यादव को रेलवे बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। सीईओ पहले मतलब इसको चेयरमैन कहते थे और वर्तमान में रेलवे बोर्ड का इसको सीईओ कहने लगे। तो वीके यादव है रेलवे, अब आपको इसे याद करना है यादव रेलवे। तो वीके यादव का संबंध है रेलवे बोर्ड के सीईओ। फिर बात करते हैं जापान के नए पीएम की। तो दोस्तों जापान का नया पीएम बना है योशिहिदो सुगा। अब दोस्तों यहाँ पे मतलब नाम ही ऐसे होते हैं, योशिहिदो सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। पहले था शिंजो आबे और अब है योशिहिदो सुगा, मतलब जापान हिदो सुगा। ऐसे मतलब कैसे भी आप याद कर लें कि योशिहिदो सुगा वो जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। फिर है जसवंत सिंह। अब दोस्तों जसवंत सिंह का निधन हो गया है। आप सबको पता होगा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री थे और इनका संबंध है वो बाड़मेर जिले से। ये क्वेश्चन आ सकता है, जसवंत सिंह का संबंध है बाड़मेर जिले से। प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं दोस्तों की प्रणब मुखर्जी का निधन है वो 31 अगस्त 2020 को हुआ था और 2019 में इनको भारत रत्न मिला था। और ये भारत के 5वें राष्ट्रपति बने थे जिनको भारत रत्न है वो दिया गया था, प्रणब मुखर्जी। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आता है कि कौन से प्रधानमंत्री का संबंध है वो राज्यसभा से है, कौन सा लोकसभा से है। तो इस प्रकार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मतलब राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, फिर 1 2 3 4 या 1 2 3 4 उपरोक्त सभी ऐसे मतलब ऑप्शन दे देगा। तो आपको मतलब कंफ्यूज होगा वहाँ पे। आप यहाँ पे एकदम से देख लें, मैंने 5 राष्ट्रपति आपके सामने लिखे हैं। पहले थे राजेंद्र प्रसाद, फिर था जाकिर हुसैन,
वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम और 5वें राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। तो इन 5 राष्ट्रपतियों को अब तक भारत रत्न है वो दिया जा चुका है। अब फिर रिविजन करें, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी 5वें हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों शिवांगी सिंह की। तो शिवांगी सिंह है वो राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट होंगी। अभी तक दोस्तों हुई नहीं है, लेकिन जल्द ही इनको मतलब ट्रेनिंग है वो दी जा चुकी है और जल्द ही राफेल विमान उड़ाने वाली बन जाएंगी ये। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राफेल विमान से संबंधित मेरे को लग रहा है कि एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। तो राफेल है वो फ्रांस से खरीदे गए हैं। आप सबको पता होगा कि 5 राफेल विमान है वो भारत आ भी चुके हैं। तो शिवांगी सिंह है वो पहली महिला पायलट होगी राफेल विमान को उड़ाने वाली, और ये हैं यूपी की वाराणसी की रहने वाली हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया गया था। अब दोस्तों 16 सितंबर को सबको याद रहता है, लेकिन जिसका सिलेक्शन होगा क्वेश्चन आएगा थीम 2020 की। तो आपको थीम है वो याद रखनी है। थीम 2020 थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। मतलब 35 साल हो चुके हैं इस संधि को किए हुए, ये इसकी थीम है ओजोन फॉर लाइफ। थीम 2020 की आपको ध्यान में रखनी है, ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण से संबंध में जो संधि की थी उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 ये प्रभावी हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको ध्यान में रखना है, ओजोन परत से संबंधित संधि है ओजोन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका नाम है। 16 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है और इस साल की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। शिवांगी सिंह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली महिला पायलट होगी राफेल विमान को उड़ाने वाली। अब बात करते हैं पुस्तकों की। तो दोस्तों ये 5 पुस्तकें इंपॉर्टेंट। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, ये बुक है अरुंधति पटेल की। बहुत बार एग्जामों में इनकी बुकें पूछी जाती हैं अरुंधति पटेल की। तो नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। आज़ादी अरुंधति, ऐसे ए मिला लेना दोस्तों, आज़ादी से अरुंधति पटेल, कैसे भी याद करो लेकिन आपको याद करना है। फिर बात करते हैं रेज। रेज है वो बॉब वुडवर्ड की लिखी हुई है, वुडवर्ड रेज। फिर है लेट अस ड्रीम, द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर, पोप फ्रांसिस की बुक है लेट अस ड्रीम, द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर। फिर ए प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा ये लिखी गई थी, ए प्रोमिस्ड लैंड। और दोस्तों इनमें मतलब इसके ऊपर ही लिखा गया है, जो इनका मतलब राष्ट्रपति रहते कार्यकाल था उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, ए प्रोमिस्ड लैंड। फिर है माइकल कोहेन की डिसलॉयल, ए मेमोयर। तो दोस्तों इसमें हम इंपॉर्टेंट पुस्तकों की बात करें तो एक तो बराक ओबामा वाली इंपॉर्टेंट है, एक है आज़ादी वाली। ये दो तो आपको याद रखनी है। ए प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा की है और आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन है अरुंधति पटेल की। अब बात करते हैं एरो इंडिया 2021 एक्सपो की। तो दोस्तों एरो इंडिया 2021 एक्सपो है वो 3 से 7 फरवरी 2021 को आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? कर्नाटक के बेंगलोर स्थित वायु स्टेशन येलहंका में ये आयोजित होगा। एरो इंडिया 2021 कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित वायु स्टेशन येलहंका में 3 से 7 फरवरी 2021 को ये आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ अभ्यास हुए हैं, नौसैनिक अभ्यास। सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन है कि पोसेक से नौसैनिक अभ्यास कौन कौन सी मतलब देशों के मध्य हुआ था और कौन सी जगह ये आयोजित हुआ था, क्योंकि एक अभ्यास वाला क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का संयुक्त अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना का संयुक्त अभ्यास वो हिंद महासागर में 23-24 सितंबर को हुआ था। दोस्तों इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हिंद महासागर में किस किस देशों की नौसेनाओं के मध्य अभ्यास हुआ था ये इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। इंद्र देवी अभ्यास है, इंद्र नेवी अभ्यास है वो भारत और रूस की नौसेना का अभ्यास है और ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो इंद्र नेवी 2020 है वो भारत और रूस, यहाँ पे INDRA जैसे आप लिखोगे तो IND से इंडिया हो जाएगा और RA से हो जाएगा रूस। तो इंद्र है भारत और रूस की नौसेना का अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ था और भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का अभ्यास है वो हिंद महासागर में हुआ था। और पोसेक्स आपसे पूछा गया है, आप बताएं कौन कौन से देशों में हुआ था और कौन सी जगह हुआ था, क्योंकि एक क्वेश्चन इन तीनों में से आने की संभावना है और प्रबल संभावना है। फिर बात करूँ अगला क्वेश्चन की, ये अगला फैक्ट बहुत छोटा सा बचा है, बस इतना ही है। तो शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत मिले हैं। दोस्तों ब्रिटिश वैज्ञानिकों को अम्लीय बादलों में फोस्फिन गैस मिली है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या आएगा, फोस्फिन गैस का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। तो फोस्फिन गैस है वो PH3 को कहा जाता है और ये एक रंगहीन, ज्वलनशील व अत्यधिक विषाक्त गैस है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह के नाम से भी जाना जाता है शुक्र ग्रह को, क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति वो लगभग पृथ्वी के समान है। तो यहाँ पे जीवन के संकेत मिले हैं शुक्र ग्रह पर
पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। फोस्पिन गैस मिली है अम्लीय बादलों में, इसलिए ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे जीवन संभव है। और फोस्पिन गैस है वो pH 3 होता है, रंगहीन, ज्वलनशील और अत्यधिक विषाक्त गैस है। अब दोस्तों एक छोटा सा चीज़ ये है कि CSIR और CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष है वो स्थापित किया है। कहाँ स्थापित किया है? CMERI की आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में इसका स्थापना हुई है और इसकी क्षमता वो 11.5 kWp है और ये लगभग पूरी साल में 12,000 से 14,000 यूनिट है वो उसका उत्पादन करेगा। और सबसे बड़ा सौर वृक्ष है दोस्तों, स्थापना कहाँ हुई है? दुर्गापुर में स्थापना हुई है इसकी, और CSIR और CMERI ने इसको बनाया है। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर महीने की पूरी क्रोनोलॉजी, मैंने आपके सामने 7 पेजों में समेट के रख दी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इसमें शामिल किए हैं। बिना फालतू की चीज़ है वो इसमें नहीं है, मतलब सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इसको बनाया गया है। अब दोस्तों फिर भी आपको कोई कंफ्यूज लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो बहुत गलत बात है। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में जल्दी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।